गुड मॉर्निंग बेटे। हम लोग न्यूमेरिकल के बाद रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस की केस में क्या देखा बेटे, हमने इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया। कहाँ? ए क्रॉस आर रेजिस्टेंस। देन करंट जो मिलेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगी। इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या मिलेगी? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट की बात करें तो हमने क्या पाया था? ई नॉट बाई आर पाया था। तो हम एक चीज़ देखें, अगर ई नॉट कांस्टेंट ले लिया जाए तो मैक्सिमम करंट इन्वर्सली क्या मिलेगा? आर के। तो बेटे अगर मैं मैक्सिमम करंट और रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करूं तो हमें इस शेप में आपकी वैल्यू मिलेगी जहां पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। दूसरा ग्राफ हमें बनाना है आर कांस्टेंट करके। मैक्सिमम करंट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एफ नॉट फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। इसके बीच ग्राफ जो खींचेंगे बेटे वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक बात और बताना है, इसमें सीखना है कि ये चीज़ हमने तो बता दिया था कल बेटे, ग्राफ बचा था लास्ट वीडियो में, मैंने ग्राफ नहीं बताया था। तो हम अगर बेटे मैक्सिमम करंट और रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचेंगे, चूँकि इन्वर्सली है, एक कर्व मिलेगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट ले लें, आर कांस्टेंट ले लें, तब उनके भी जो ग्राफ मिलेगा बेटे ये पैरेलल मिलेगा। एक और आपको नई चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। नई चीज़ क्या है बेटे, ध्यान दें। क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। लिख लो, क्या सोचते रहते, लिख डालो ना इसमें। सपोज किया कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर बेटे करंट को सप्लाई कर दिया जाए। ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन एडिशनल है कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम करंट दें, करंट देते समय वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करें तो करंट बेटे इनसाइड कंडक्टर नहीं बहती है। करंट इनसाइड कंडक्टर नहीं बहती है, करंट कहाँ बहती है? सरफेस पे। तो इसलिए इसका नाम है बेटे स्किन इफेक्ट। उसे क्या बोलेंगे? हाँ, स्किन इफेक्ट। हमें करंट को इनसाइड फ्लो कराने के लिए क्या करेंगे बेटे? इंसुलेटर ले लेंगे। इंसुलेटिंग ले लो या इंसुलेटर लिखो। इंसुलेटिंग कंडक्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर देंगे।
तो बेटे क्या मिलेगा हमें फिर? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ा है पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसकी वैल्यू क्या डिक्रीज कर जाएगी, करंट अंदर से पास करेगी। ये बेटे आपको मैंने पिछले चैप्टर का टॉपिक बताया था। और यहाँ पर जब करंट इनसाइड नहीं बहेगी तो बेटे रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सब लोग टफ नहीं है। अब बेटे इसके बाद के टॉपिक पर हम आते हैं। टॉपिक का नाम लिखें। अब तक मैंने रेजिस्टेंस के क्रॉस एसी को जोड़ा था। अब बेटे हम इंडक्टर के क्रॉस एसी को जोड़ने चल रहे हैं। ध्यान से देखें और इसको समझेंगे। एसी लिखो, एसी सर्किट containing inductor L only। केवल हम अल्टरनेटिंग सर्किट बनाएंगे जिसमें केवल L काम करेगा, जिसमें केवल L काम करेगा। तो बेटे मैं क्या लिया? एक इंडक्टर ले लिया। इस इंडक्टर में सपोज किया करंट I फ्लो करती है विद हेल्प ऑफ एसी सोर्स। बेटे हमने इंडक्टर ले लिया। इंडक्टर की वैल्यू L है, करंट I बहेगी विद हेल्प ऑफ एसी सोर्स। क्या लगा दिया? एसी सोर्स। अब इसमें क्या क्या हो सकता है ये हम पहले सोच लें कि हमने EMI चैप्टर में पढ़ा है। जब किसी कंडक्टर को एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है उसमें इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ रखा है। L क्या? di/dt। आपने ईएमएफ लगाया है, वोल्टेज लगाया भी है, और वोल्टेज मीन्स इंड्यूस ईएमएफ हमको मिलता भी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो मैं जो कर रहा हूं उसे करता चलूं। तो आगे देखें। अप्लाइड ईएमएफ इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। चलना है देख लो। अप्लाइड ईएमएफ क्या है? इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। अब आप आगे की बात ध्यान देंगे। क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस है, इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या लिखेंगे? इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ इक्वल टू -L di/dt। ये दोनों चीजें आप पढ़ा है। मैंने ये अप्लाई किया इसलिए इसकी वैल्यू रख दिया। ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, मैंने इसको यहां रख दिया। नेट द नेट इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ इज 0। क्यों 0 है? बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस। बेटे इंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता है, इसलिए जब रेजिस्टेंस नहीं होगा
ईएमएफ क्या मिले जाएगा? 0। अब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ क्या है? अब आप उसको देखें बेटे। अप्लाई किरचॉफ लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। हमने लगाया क्या बेटे? ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लगाया इक्वल टू क्या? ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडीज ईएमएफ क्या पाया? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये 0 हो गया। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। लगाया हमने क्या? इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर अपोज किया बेटे क्या? माइनस एल डी आई आई वी टी डी टी। हमने दोनों पोटेंशियल, ये भी ईएमएफ है, ये भी ईएमएफ है, ये भी पोटेंशियल कह सकते हैं, इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि आगे हमने लिख दिया है कि ईएमएफ क्या है? 0 है। क्यों? कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू एल डी आई। ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा? डी आई। मैंने अभी तक कुछ किया नहीं बेटे, माइनस था, इसको राइट साइड ले गया, क्या मिला? पॉजिटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट को पाया है। टेक इन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी हैव। बेटे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना है, लगा दिया। डी आई की इंटीग्रेशन आई हो जाएगा। ई नॉट अपॉन एल बाहर ले लिया। हमारे पास बचा क्या है? साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है कास ओमेगा टी अपॉन क्या? ओमेगा। हम लोगों ने पहले दूसरे लेक्चर में इस बात को बार बार कर चुका है। साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब बेटे क्या लिखेंगे? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब मुझे बेटे कास ओमेगा टी इक्वल टू आई मिला है। ना करो। अब आगे बेटे चलते हैं, फिर क्या हमें रिजल्ट मिलता है। अब हमें करना क्या है बेटा कि दिया था मैंने साइन ओमेगा टी, पा गया माइनस कास ओमेगा टी। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे सर इसे आप कास में क्यों कर दिया? भैया कास में इसलिए कर दे रहा हूं बेटे, कास में इसलिए कर दे रहा हूं, कास को इसलिए साइन में कर दे रहा हूं, सॉरी साइन में है, मुझे साइन चाहिए। हमारा कहने मतलब है जब हम कंपेयर करेंगे, फेजर और फेजर डायग्राम कंपेयर करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। साइन में कर रहा है तब कंपेयर करिए, या तो कास में रहे।
तो मेरा मकसद क्या है बेटे कि मैंने अगर साइन दिया तो साइन में इसको लाऊं, तो जब आप इसको साइन में करेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90 क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। ये आप लोग लर्न कर लीजिए, हमने आपको बता दिया। एक कहिए, लिख दूं ब्लॉक में, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू माइनस क्या, कॉस थीटा। ये आपको लर्न करना। अब मान लिया बेटे इफ क्या, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू वैल्यू क्या मान लें, 1। हमने पढ़ा है जब साइन की वैल्यू 1 होती है तो उसका जो रिजल्ट होता है मैक्सिमम कहलाता है। हमने पढ़ा था मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम क्या पढ़ा था, करंट। जब इसकी वैल्यू 1 होगी बेटे तो जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, हाँ क्या कहलाएगी बेटा, मैक्सिमम करंट। फिर इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगी, हाँ बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू आई। ये आप लोगों को मैंने वैल्यू निकाल लिया कि अगर आप इंडक्टर लगाएंगे एसी सोर्स के क्रॉस तो जो करंट देगा वो 90 माइनस पाई बाई टू, मतलब ये ओमेगा टी है और ये माइनस पाई बाई टू है, मतलब उसकी डायरेक्शन से 90 लैग कर जाएगा, पीछे हट जाएगा, निगेटिव मतलब लैग करेगा। मैं भी बताता हूं इसको। ठीक, अब आइए डिस्कस करें ग्राफ और वैल्यू। इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब आप इसको, हम जो बताने चल रहे हैं बेटा, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। अगर दो बच्चे हैं, हम इनको बॉयज मान लेते हैं, इनको गर्ल्स मान लेते हैं, तो अगर मैं बेटे यहां पर बॉयज को रख दिया, यहां पर गर्ल्स को रख दिया, यहां ईएमएफ दे दिया, यहां करंट। अगर हम बॉयज से गर्ल्स की तरफ जाते हैं, मेरे शब्द सुनना, बोर्ड किससे पूछता है क्वेश्चन, कभी भी ये नहीं लिखता है डायरेक्ट कि एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, नो, वो पूछता है सो दैट। पहले बता लूं तो क्या सो दैट बताऊं, करंट लैक्स पाई बाई टू, करंट लैक्स पाई बाई टू फ्रॉम ईएमएफ आर वोल्टेज। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम करंट से ईएमएफ की तरफ जाएं, गर्ल्स से बॉयज की तरफ जाएं, तो गर्ल्स से बॉयज कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज है,
π/2। क्यों बढ़े हैं? इसमें आपने घटा दिया, इसमें नहीं घटाया, तो जिसमें आप घटा दिया, निगेटिव कर दिया, वो तो कम हो गया, तो अगला वाला आपसे बढ़ गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? दो वैल्यू इक्वल हैं, एक में घटा रहे तो दूसरी वैल्यू इतनी बढ़ गई ना जितना इसमें से घटा दिया। तो बेटे क्वेश्चन यही है कि पूछा है बोर्ड ने, सो दैट वोल्टेज लीड π/2 फ्रॉम करंट आर करंट लैग्स π/2 फ्रॉम वोल्टेज। ये आप सोचेंगे अपने दिमाग से कि हम इंडक्टर का डेरिवेशन करके दिखाएं कि कैपेसिटर का दिखाएं, है दोनों में एक ही। विकावेशन भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लिखेंगे, आप इसको अभी नोट्स में लिख लीजिएगा, करंट लैग्स π/2 फ्रॉम वोल्टेज आर वोल्टेज लीड्स फ्रॉम करंट। ये आपको बता दिया मैंने बेटे, बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपसे किया है जैसे मैं बताया हूं, कहीं ऐसा नहीं लिखता है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अब इसके बाद मैं फेजर डायग्राम बनाने चल रहा हूं। अब आप देखिए फेजर डायग्राम। देखो बेटा, ये आपका ईएमएफ है, क्या? E0 साइन ओमेगा टी। ये आपको मिल गया E इक्वल टू क्या? E0 साइन ओमेगा टी। अब बेटे करंट कितना लैग है? π/2। तो आप क्या करिए, नेगेटिव एक्सिस से उठाइए इसको, क्या देखिए ये I इक्वल टू क्या? I0 साइन ओमेगा टी माइनस क्या? π/2। अब आइए फेजर डायग्राम बनाया जाए। पहले ईएमएफ बना दिया जाए। E0 इसकी मैग्नीट्यूड बता चुका हूं, साइन ओमेगा टी। ठीक, अब ईएमएफ से करंट लैग है, तो यहां से दिखा दो π/2 लेस बन गया। लेकिन कितना बेटे? इस लाइन को आगे कर दीजिए, मतलब ईएमएफ से करंट जो निकली है ये निकली है। तो आप क्या पढ़ोगे? E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। समझ में आ गया बात? ये आपको फेजर डायग्राम मिल गया। EMF और करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बन गया सबका?
ये इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू 1 नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ से बेटा 90 लैग है, इसलिए मैंने निगेटिव एक्सिस पर आया, 90 घटा दिया। टाइम के एक्सिस में फेजर डायग्राम। अब जो बेटे आपको न्यूमेरिकल बोर्ड में भी कंसेप्चुअल पूछे गए हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। अभी इससे पहले का टॉपिक आपने पढ़ा है, मैं उसे लिख दूं। क्या है, ध्यान से देखो। जब आपने मैक्सिमम वैल्यू लाया था आई नॉट, अपने नोट्स को देखें आप, तो मैंने लिखा है ई नॉट अपान ओमेगा एल, लिखा है ना, ई नॉट अपान ओमेगा लिखा है, पक्का। अब आइए बात किया जाए बेटे। अगर मैं बेटे ओम्स लॉ से कंपेयर करूं, मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा यहां से। अगर हम इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें, ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे, ई नॉट अपान क्या मिलेगा, आर। अब ध्यान देना मेरी बात को। लेकिन मैं ओम्स लॉ से कंपेयर कर दिया तो ये रेजिस्टेंस बन गया, और ये भी रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दिया जाए आर इक्वल टू ओमेगा एल, तो गलत कहना इसलिए हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ओमेगा एल में अंतर क्या मिला। तो लोगों ने क्या किया बेटे, क्या लिखा है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है, कॉइल का। किसका रेजिस्टेंस है, कॉइल का। तो लिखेंगे क्या बेटे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the inductance to flow of AC, to flow of AC। ध्यान देना, resistance offered by the inductance to flow of AC is called, क्या कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक का क्या नाम था, इंडक्टर, क्या नाम था। तो अब इसके रेजिस्टेंस का नाम उसी से कहा गया, क्या, इंडक्टेंस। क्या लिखा मैंने बेटा, इंडक्टेंस आर इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आप सोचिए उन्होंने क्या किया है, रेजिस्टेंस से आर ई हटा करके क्या लिखा है, ए लगा दिया, एसी लगा दिया। जो हम SIT कर पढ़ते थे उसको क्या लगा दिया, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस विरोध करें, कौन, इंडक्टर का जो विरोध, इंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो विरोध करती है, उसे क्या बोला गया नाम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इंडक्टर जो विरोध करेगा उसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे अब, हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसे फिर आप एक्स लिखेंगे। एक्स किसके लिए है, रिएक्टेंस। एक्स मीन्स बाधा पहचाना, रोकना, इंडक्टेंस। मैं अपनी भाषा में इसको बताया है, नहीं आप लोग सोचेंगे सर अपने एक्सपीरियंस से मैं बता दिया। रिएक्टेंस मीन बाधा पहुंचाना, तो एक्स हो गया। विरोध करना कौन करेगा, इंडक्टेंस, तो एक्सएल कर दिया। अब बेटे क्या लिखेंगे आप, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा 2 पाई ऑफ एल।